Assalamu alaikum viewers, I am Muhammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स वेव्स एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। बेटा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर है 8.1 व्हाट फीचर्स डू लॉन्गिट्यूडनल वेव हैव विद ट्रांसफर वेव्स। सो दीज आर द फॉलोइंग फीचर्स which longitudinal wave and transfer wave have in common। Both type of wave produce disturbance। बेटे जो दोनों waves हैं ये किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। सेकंड हमारे पास वो टाइप ऑफ वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी, दोनों वेव एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। एंड मोमेंटम, मोमेंटम भी ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी भी मोमेंटम होगी इन केस ऑफ ट्रांसफ़र वेव एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। आल्सो द वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा इज वैलिड फॉर बोथ टाइप्स ऑफ वेव्स। तो इस फार्मूले की मदद से हम वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों की कैलकुलेट कर सकते हैं। बोथ टाइप ऑफ वेव्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स बेटे दोनों काइंड की जो वेव्स हैं लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसफ़र वेव, ये स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है क्वेश्चन 8.2 द 5 पॉसिबल वेव फॉर्म्स ऑब्टेन्ड when the output from a microphone is fed to the Y input of cathode ray oscilloscope with the time base on are shown in figure। These waveforms are obtained under the same adjustment of cathode ray oscilloscope controls। Indicate the waveform। A है बेटे which trace represent the loudest note। B आपके पास है which trace represent the highest frequency। तो बेटे याद रखना है लाउडेस्ट नोट आपके पास तब होगा जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो, ठीक। सेकंड आपके पास है विच ट्रेस रिप्रेजेंट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड। तो जहाँ पर वेव्स ज़्यादा पास होंगी उधर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो आप देखें सबसे पहली बात तो बेटे इधर ये जो डी है आपके पास, डी में आप देख रहे हैं कि आपके सामने स्टूडेंट्स ये डी में आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट एज़ कम्पेयर टू बाकी ट्रेसेस सबसे ज़्यादा है। तो डी में लाउडेस्ट नोट होगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखें ज़्यादा वेव्स किस में से पास कर रही हैं, ये आप देखें बी में, ठीक है। बी में नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा पास हो रही हैं, तो आप देखें कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, हाईएस्ट। तो ये देखें ये आपके सामने डिस्प्ले पर है। loudness depends directly on intensity of sound, directly on the sphere of amplitude। जैसा कि मैंने अभी बताया जहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उधर आपके पास इंटेंसिटी ज़्यादा और आपके पास फिर, ठीक है जी, लाउडनेस नोट होगा। तो आप देखें ये बेटे आपके पास डी में क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड द लाउडेस्ट नोट। जबकि आप सेकंड पार्ट में देखें फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इस नंबर ऑफ साइकिल्स इन यूनिट टाइम। तो देखें बी में आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन है 8.3 इज इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू अ स्टेशनरी वेव। नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, स्टेशनरी वेव्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जबकि यहाँ बेटे उसने क्या बात की, आइडेंटिकल वेव्स तो हैं लेकिन ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो स्टेशनरी वेव के लिए कंडीशन है कि डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट। तो ये देखें आपके सामने बेटे ये एक फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए आप देख रहे हैं कि ये आपके पास क्या है बेटे, एंटी नोट। ये आपके पास इधर भी नोट, इधर भी क्या बन रहा है, नोट। जबकि सेकेंड हार्मोनिक के लिए आपके पास फर्स्ट ओवर ट्यून में आप देख रहे हैं, सिमिलरली ये आपके पास थर्ड हार्मोनिक है, सेकंड ओवर ट्यून जिसे हम कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि मेंशन किया वही एंटी नोड है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, और ये आपके पास नोड पॉइंट है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन है 8.4 अ वेव इज प्रोड्यूस्ड along a stress string but some of its particle permanently show zero displacement। what type of wave is it। तो स्टूडेंट्स जैसा कि अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया
कि in stationary waves we have nodes as well as antinodes. So देखें the type of wave produced in a stress string is mistake 1. तो देखें बेटा the type of wave produced in a stress string in which some points permanently show zero displacement is called stationary waves. The points which show zero displacement permanently are called nodes. So देखें इधर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, जबकि एंटी नोड पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटे, मैक्सिमम होगी. तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 8.5. एक्सप्लेन द टर्म्स क्रस्ट, ट्रफ, नोड एंड एंटी नोड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्रस्ट, द पोर्शन of a wave or disturbance above the mean position is called crest. While trough क्या होता है बेटा, the portion of wave or disturbance below the mean position is called trough. Node अभी हमने डिस्कस किया, the points which show zero amplitude or displacement permanently on a transverse stationary wave are called node. जबकि antinode क्या होगा, the point which vibrate with maximum amplitude or displacement on transverse stationary wave is called antinode. तो आप नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे बेटे डायग्राम, तो क्लियर हो जाएंगे पॉइंट्स. तो देखें बेटे ये हमारे पास क्या है, ये ओरिजिन लाइन है, मीन पोजीशन है, ठीक. तो अबव द मीन पोजीशन जो पॉइंट होता है तो बेटे इसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट. देखें जैसा इधर मेंशन है क्रस्ट. और बिलो द मीन पोजीशन बेटे हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट देखें उसने इंडिकेट किया हुआ है, ट्रफ. अच्छा, अब आप देखें स्टेशनरी वेव पे ये वाइब्रेट करेगी टू एंड फ्रो, तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है बेटे, ये क्या खिलाएगा हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास खिलाएगा नोड, जहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड ज़ीरो है. जबकि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा ये पॉइंट खिलाएगा हमारे पास एंटी नोड. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 8.6. वाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन इन गैसेस. So first of all, by using formula of speed of sound in air in any medium, v is equal to under root e over rho. बेटे इसमें v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, e आपके पास है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जबकि रो आपके पास है डेंसिटी. तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी, जैसा कि अभी हमने फार्मूले में डिस्कस किया. नेक्स्ट, the ratio of modulus of elasticity and density for solid is much greater than for the gases. बेटे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है हमारे पास, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, वो सॉलिड का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गैसेस. सिमिलरली जो डेंसिटी है सॉलिड्स की वो भी क्या होती है, सॉलिड ज़्यादा डेंस है एज़ कम्पेयर टू गैसेस. सो बाय यूजिंग अबव दिस इक्वेशन द स्पीड ऑफ साउंड इज सॉलिड इज ग्रेटर देन its speed in gases. Next beta question है 8.7. How are beats useful in tuning musical instrument? A faulty music instrument is played along with a standard source non-frequency. एक tuned instrument हम इसे कह सकते हैं बेटे, beats are produced which is indication that the frequency of both instrument differ from each other. The effective length of string of faulty instrument is adjusted by tightening or loosening the peg at the neck of the instrument so that no beats are heard. At this moment the faulty instrument is considered to be tuned with standard instrument. तो अगर बेटे faulty instrument की frequency exactly match कर जाए tuned आपके पास स्टैंडर्ड सोर्स की फ्रिक्वेंसी के साथ, तो तब हम क्या कहते हैं, कोई बीट सुनाई नहीं दे रही और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्यून हो चुका है. नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन 8.8. व्हेन टू नोट्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज f1 एंड f2 आर साउंडेड टुगेदर बीट्स आर फॉर्म्ड. इफ f1 ग्रेटर देन f2 व्हाट विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ द बीट्स. बेटे याद रखना है बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा डिफरेंस होती है आपके पास. इस केस में देखें f1 ग्रेटर देन f2 है, तो डिफरेंस क्या बनेगा बेटे, f1 माइनस f2. सो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. और याद रखना है बेटे पास पेपर में MCQ आ जाता है कि अगर ये डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो कोई बीट सुनाई नहीं देगी. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8.9. एज अ रिजल्ट ऑफ
distant explosion, an observer senses a ground tremor and then hears the explosion. Explain the time difference. देखें, the explosion which took place some distance away reaches the observer through two different media. First one is ground surface, second one is air. तो देखें, ग्राउंड सरफेस एक्ट करेगी बेटे हमारे पास एज अ सॉलिड, जबकि एयर एक्ट करेगी एज अ गैसेस। और अभी हमने प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड्स का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किस में ज़्यादा होनी चाहिए फिर? सॉलिड्स में। इट्स मीन्स कि ग्राउंड सरफेस पे जो ट्रीमर है वो हमें सबसे पहले सुनाई देगा एज़ कम्पेयर टू एक्सप्लोजन के। तो देखें, द स्पीड ऑफ एनी डिस्टर्बेंस in mechanical wave in a solid is greater than its speed in air. That's why ground tremor reach the observer earlier than the explosion, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन 8.10, एक्सप्लेन वाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर। So first of all, by using Laplace correction formula of speed of sound in air, V is equal to gamma p over rho, where gamma is the adiabatic constant, ratio of specific heat at constant pressure to constant volume, gamma cp over cv, p क्या है प्रेशर, रो क्या है बेटे हमारे पास डेंसिटी। तो देखें, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ वार्म एयर इज मच लेस देन द डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर। तो वार्म एयर की डेंसिटी कम होगी, तो देखें इन्वर्स रिलेशन है, डेंसिटी कम होने से स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वार्म एयर में क्या होगी? ज़्यादा। देयरफॉर स्पीड ऑफ साउंड इन वार्म एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन कोल्ड एयर। अल्टरनेटिवली द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और मीडिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा देखिए, नेक्स्ट जो बेटे इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन में आपके सामने है कि वी टी इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट टी ओवर टी नॉट। तो वी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टी के, जबकि वी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी नॉट के। तो हमारे पास वार्म एयर में जो टेम्परेचर है वो क्या होगा बेटे? ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो वार्म एयर की क्या होगी? ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर से। जी बेटे, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर है 8.11, हाउ should a sound source move with respect to an observer so that the frequency of its sound does not change? First of all, देखें आप इस क्वेश्चन में, when a sound source and an observer move with the same velocity along the same direction, it means कि पैरेलल मूव कर रहे हैं, तो इनके दरमियान जो relative velocity है वो क्या होगी? ज़ीरो। Relative separation is constant and no apparent change in frequency of sound wave is produced. So बेटे, कोई apparent change in frequency हमें सुनाई नहीं देगी, तो कोई beats जो हैं वो हम सुन नहीं सकेंगे। कब? जब source और observer सेम velocity से सेम direction में यानी कि parallel move कर रहे हो। So thank you to all of you. Stay blessed and keep watching my videos. Please like and subscribe my YouTube channel.